गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित बालियान और आप सभी यूट्यूबर्स का हमारे चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। जैसे कि अंजलि मैम ने आपको बताया ही होगा कि अब जो इंग्लिश की क्लास है वो होने जा रही है। मैं आज के बाद आपको इंग्लिश के सभी टॉपिक्स, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन जो आएगा वो भी कंप्लीट कराएंगे, साथ में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो भी हम कवर कराएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है ये 26, 27 एंड 28 इसको होने जा रहा है। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये 7th एग्ज़ाम होता है बीटीसी में इंग्लिश का, तो ये 28 को एग्ज़ाम होगा। तो हम आपका इंग्लिश का जितना भी सिलेबस होगा वो 20 या 21 तक कवर अप करा देंगे, जितना भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सिलेबस है वो इस तरीके से कवर कराए कि आपको सिर्फ बीटीसी 4th सेमेस्टर में ही फ़ायदा ना मिले, साथ के साथ आपको सीटेट प्लस यूपी टेट उसमें भी आपको इंग्लिश पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप जानते ही है कि जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनती है, बट आने वाले टाइम में हम बीटीसी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद यूपी टेट ओब्लिक सी टेट इसका भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी आपको उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जैसे ही आपके ये यूपी टेट या सी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करा देंगे, उसके बाद हम आपको सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कराएंगे सभी टॉपिक्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मैं बात करूं इन टॉपिक्स की, जो ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, हम इस चीज़ को इस तरीके से लेके चलेंगे कि हम कोई भी टॉपिक अब आपको जो स्टार्ट करेंगे वो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आए या चाहे एरर की फॉर्म में आए, तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर पाए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा जो ये YouTube का जो चैनल है ऑनलाइन शिक्षण, ये आपको विश्वास दिलाता है कि आपके जो मार्क्स है, जो 28 को एग्ज़ाम होगा 4th सेमेस्टर बीटीसी का, उसमें 25 आउट ऑफ 25 आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप सिर्फ इंग्लिश ग्रामर सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ेंगे कि आपको बीटीसी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। आपको एग्ज़ाम देने के बाद टीचर बनने के लिए आपने यदि एडमिशन लिया है बीटीसी में, तो आपका ये सपना कब पूरा होगा? जब आप टेट क्लियर करेंगे या सी टेट क्लियर करेंगे और उसके बाद सुपर टेट। तो आपका एग्ज़ाम जो होता है, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, सुपर टेट में भी 10 नंबर की इंग्लिश आती है और यूपी टेट और सी टेट इसमें 30 नंबर की इंग्लिश आती है। तो आपको इस तरीके से हम प्रिपरेशन कराएंगे इंग्लिश की, ताकि आप सी टेट दो, यूपी टेट दो या चाहे सुपर टेट दो, तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। और एक चीज़ और मैं अपने बारे में बताना भूल गया था, मैं भी एक टीचर ही हूँ और 69,000 जो अभी वैकेंसी हुई है उसमें मेरी पोस्टिंग हुई है और मुझको अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो है मुजफ्फरनगर ये मुझको मिला हुआ है। तो जितने भी चीज़ें होगी इसके अंदर, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो और सुपर टेट हो, हमको बहुत अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन सभी को इस चीज़ की बहुत अच्छे से नॉलेज है कि हम यूपी टेट में हमको कितना कवर अप कराना है और उसके बाद सुपर टेट में हमको कितना कराना है। मान के चले कि हमने यूपी टेट में आपको इंग्लिश पढ़ा दी या मैथ्स की कोचिंग मैथ्स पढ़ा दिया, मैथ्स पढ़ाने के बाद हम उस लेवल तक आपको लेके जाएंगे ताकि आपको सुपर टेट में सिर्फ प्रैक्टिस सेशन दें, ताकि आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। और हम आपको हर एक टॉपिक, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सुपर टेट में जो आएगी, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर अप कराएंगे और साथ में उसका एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ताकि आपको वे टॉपिक जो है वो अच्छे से कर पाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ आई होगी। तो इसके बाद
मैं रोहित बालियान ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और साथ में जो आपका बीटीसी 4th सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रामेटिकल पोर्शन और एक थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बोलते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको जितने भी ये ग्रामेटिकल पोर्शन है ये कवर अप कराएंगे। ये होने के बाद हम आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे लेके चलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ समझ आई होगी। तो मैं आज आपको सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे कंजंक्शन। जो ये टॉपिक है कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। ये जो टॉपिक है आपका एग्ज़ाम चाहे ये यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यूपी टेट की मैं बात करूँ, यूपी टेट में भी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। उससे पहले तो आपको बीटीसी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं, तो बीटीसी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी इसमें से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छे से यदि पढ़ा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया जाएगा आपका बीटीसी 4th सेमेस्टर के अंदर। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कंजंक्शन। सबसे पहली चीज़, कोई भी टॉपिक हम जब पढ़ते हैं तो हमको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना होता है कि बस हम इसको पढ़े और क्वेश्चन आया और कर दिया, बल्कि उसको उस अंदर तक पढ़ना है कि हाँ इसका यूज़ कैसे है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आपका जो बीटीसी का एग्ज़ाम होगा इसमें से 2 टाइप के ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो एरर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या आपके फिल इन द ब्लैंक्स। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, या तो एरर बेस या फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप एरर बेस आ जाए या चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो आप इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से आप कर पाएंगे। चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, बट आप बड़ी जल्दी से उसको कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ कंजंक्शन। ये जो वर्ड होता है कंजंक्शन, इसको यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना। संयोजन से ही पता लग रहा है कि इसको बोलते हैं जोड़ना। जोड़ना का मतलब कंबाइंड करना, ज्वाइन करना। तो इसी तरीके से जो कंजंक्शन होता है ये एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड जिससे ये बना है। वो लैटिन वर्ड क्या है? CONJOIN, कंजॉइन। कंजॉइन वर्ड से ये कंजंक्शन बना हुआ है। कंजॉइन का मतलब, अब इसमें भी देखो जॉइन आया हुआ है। जॉइन का मतलब जोड़ना, जोड़ना आया। तो इसका मतलब है कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कंजंक्शन जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तभी तो हम उसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जैसे कंजंक्शन है तो हमने इसको जो लैटिन वर्ड से बना है कंजॉइन, तो इससे हम कंजंक्शन बना है। तो कंजॉइन का मतलब, ज्वाइन का मतलब जोड़ना होता है। तो इसी तरीके से कुछ वर्ड्स होंगे जिसके थ्रू हम चाहे 2 सेंटेंस हो, 2 फ्रेजेस हो, क्लोजेस हो, तो उनको जोड़ने के लिए हम वर्ड्स यूज करेंगे कंजंक्शन। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको ये लिख के दिखाया है कि इसके मीनिंग क्या होता है, इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड्स यूज्ड टू कंबाइन 2 sentences and clauses। 2 सेंटेंसेस या 2 क्लोज को जोड़ने के लिए जो भी हम वर्ड्स यूज करेंगे वो होते हैं कंजंक्शन। वो चाहे 2 सेंटेंस हो चाहे 2 क्लोज हो, उनको यदि हम जोड़ने के लिए जो भी वर्ड यूज करेंगे तो उनको बोलेंगे हम कंजंक्शन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा कि ये कंजंक्शन होता क्या है। मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज श्योर दैट ही विल क्लियर
द एग्जाम। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। एग्जाम्पल क्या लिखा कि ही मतलब वह, आपको पता ही होगा जो ये ही होता है ये किसी मेल के लिए यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम सी यूज करते हैं। तो ही मतलब वह है, इज मतलब है, इज है श्योर, श्योर मतलब श्योर है, पक्का है, दैट की ही विल क्लियर द एग्जाम, कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। तो ये हमारे पास एक तो ये हो गया, सेंटेंस बोल लो या इसको क्लोज बोल लो, और दूसरी क्लोज हो गई यहां तक। भाई ये दो क्लोज ही तो हो गई, ही इज श्योर, ये तो फर्स्ट क्लोज हो गई, ये फर्स्ट क्लोज है। सेकंड क्लोज कौन सी होगी, ही विल क्लियर द एग्जाम। तो इनको जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है दैट। तो ये दैट क्या हुआ, दैट हुआ कंजंक्शन, मतलब दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमने जो वर्ड यूज किया है वो हो गया कंजंक्शन। जैसे मैंने ऊपर भी डेफिनेशन लिखी है, वर्ड्स यूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस एंड क्लोजेस। दो क्लोज जोड़ने के लिए हमको जो भी वर्ड यूज करेंगे वो होगा क्या, कंजंक्शन। अब जैसे मैं बार बार एक ही वर्ड आपके सामने बोल रहा हूं, क्लोज क्लोज क्लोज। ये क्लोज होती क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। जो ये फर्स्ट क्लोज होती है इसको हम फर्स्ट वाली क्लोज को क्या बोलते हैं, और ये जो सेकंड वाली क्लोज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। तो ये जो हमारी ये फर्स्ट क्लोज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज, और जो सेकंड जो क्लोज होती है इसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो इस क्लोज टॉपिक को हम अलग से अच्छे से कवर अप करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि क्लोज होती क्या है। क्लोज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इस प्रिंसिपल क्लोज को और इस सबऑर्डिनेट क्लोज को ज्वाइन करने के जो हमने ये वर्ड यूज किया है दैट, ये दैट क्या है, एक कंजंक्शन है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जो ये दैट है ये कंजंक्शन है। ये किस लिए यूज हुआ है, दो वर्ड, दो सेंटेंस, ही इज श्योर, यह एक सेंटेंस है, यह एक क्लोज है, और दूसरा क्लोज क्या है, ही विल क्लियर द एग्जाम। तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल था कि हमने क्लोज को कैसे यूज किया। क्लोज होती क्या है, दो टाइप की क्लोज होती है जैसे कि मैंने बताया, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। इसी के साथ जैसे कि बता दिया कि कंजंक्शन होती क्या है, तो अब जो एग्जाम होगा उसमें ये तो आएगा नहीं कि डेफिनेशन लिखो, हमको तो उसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसी के साथ हमको इसके यूज पढ़ने हैं कि यूज क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कंजंक्शन। तो यूज ऑफ कंजंक्शन का मतलब होता है कि जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, वो चाहे एरर बेस आए या चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आए, तो हम उस कंजंक्शन के क्वेश्चन को कितना जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज होता है, कंजंक्शन का जो पहला यूज होगा ये होगा इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद कंजंक्शन नो अदर कंजंक्शन used between both clauses, only comma is used। अब मैंने ये लिखा है कि if a sentence starts with conjunction, मतलब कोई भी हम सेंटेंस देखते हैं वो सेंटेंस यदि किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है
तो कोई भी दूसरी कंजंक्शन उस सेंटेंस के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। मतलब एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, तो एक बार यदि एक कंजंक्शन कोई भी आ गई तो दोबारा से कोई दूसरी कंजंक्शन हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, कोमा। कोई भी कंजंक्शन आ गई, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, until he comes back home, till then I shall wait for him। मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, until मतलब जब तक, ही मतलब वह, कम्स वापिस नहीं आ जाता, बैक वापिस, होम मतलब घर, जब तक वह घर वापिस नहीं आ जाता, टिल देन तब तक, आई शैल वेट फॉर हिम मतलब मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। समझ आ गया। अब देखो, अब इसमें जो ये अनटिल वर्ड यूज हुआ है ये भी क्या है, एक कंजंक्शन है, और ये जो ये टिल देन दिया है ये भी एक कंजंक्शन है। क्यों? अब ये देखिए, ही कम्स बैक होम, मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि कंजंक्शन होती क्या है, जब दो क्लोजेज को हम जोड़ते हैं, उन दो क्लोजेज को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, कंजंक्शन होती है। अब यहाँ पे ही कम्स बैक होम, ये पहली क्लोज हो गई, पहली क्लोज का मतलब प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरी क्लोज क्या हो गई, आई शैल वेट फॉर हिम, मैंने उसके लिए वेट करूंगा, मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। तो ये दो क्लोज हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमने एक तो कंजंक्शन ये यूज की है, सी, ये एक तो ये कंजंक्शन यूज की है, और दूसरी यूज की है टिल देन। ठीक है, तो अब हमने ऊपर क्या लिखा है, जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है, यदि कोई भी सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो उसके बाद उस पूरे सेंटेंस के अंदर हम दूसरी कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ एक कोमा। तो इसका मतलब हम इसको टिल देन को यूज न करके सिंपल क्या यूज करेंगे, कोमा। ठीक है, समझ आया चीजें कि कैसे यूज हो रहा है। इसके जो रूल्स जितने भी आगे आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आता रहेगा कि कैसे हमको सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बीटीसी के, जब आप उसमें देखोगे तो आपको और बेटर समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो उसी तरीके से जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, अनटिल ही कम्स बैक टिल देन आई शैल वेट फॉर हिम। अब इसी रूल को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से और समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ आए कि हाँ इसका रूल्स होते क्या है या हमने कैसे यूज किया है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। When he goes to Delhi, then he will bring a watch for me। अब देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, मैंने लिखा है वैन, जब, ही वह, गोज जाता है, टू दिल्ली मतलब जब वह दिल्ली जाता है, देन तब, ही विल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी मतलब मेरे लिए एक वॉच मतलब घड़ी, घड़ी लेके आएगा। अब देखिए एक तो यहाँ पे ये वैन यूज किया है और एक यहाँ पे ये देन यूज किया है, ये भी एक क्या है, ये भी एक कंजंक्शन है, और यहाँ पे जो ये वैन है ये भी एक कंजंक्शन है, और ही गोज टू दिल्ली ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्लोज हो गई
जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी सेंटेंस के अंदर यदि दो क्लोज आ रही है तो उन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम सिंपल क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन। तो पहला जो क्लोज है हमारी, जो पहली क्लोज मतलब प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज जो है ही गोज टू दिल्ली, ये फर्स्ट क्लोज है। सेकंड क्लोज क्या है, ही विल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो हमने कंजंक्शन यूज क्या किया है, एक तो व्हेन और एक देन। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो हम उस सेंटेंस के अंदर दोबारा से कोई कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पे हमने व्हेन एक बार यूज कर लिया कंजंक्शन के रूप में, तो हम देन फिर यूज नहीं करेंगे। इसीलिए देन की जगह हम सिंपल क्या यूज करेंगे, कोमा। तो अब इसका जो करेक्ट फॉर्म होगी सेंटेंस की क्या होगी, व्हेन ही गोज टू दिल्ली कोमा ही विल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। समझ आई होगी चीजें कि कैसे हम इस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। इसके जितने भी रूल्स होंगे हम धीरे धीरे आपको एक एक रूल बताते चलेंगे और उसका एग्जाम्पल कराते चलेंगे कि हाँ ये कैसे हो रहा है। तो जो इसका रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी कंजंक्शन, जैसे पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि कौन कौन सी कंजंक्शन होती है। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस आप देखोगे और आपको दिखा कि स्टार्टिंग में ही, किसी भी टेंस के स्टार्टिंग में ही आपको कंजंक्शन मिल गई, तो उसके बाद उस सेंटेंस के अंदर बीच में कोई कंजंक्शन हमें यूज नहीं करनी। यदि वो कंजंक्शन हमको दी है दूसरी, तो सिंपल सा क्या आएगा, उसको हटा के हमको क्या लगाना है, कोमा। इस टाइप का जो एग्जाम्पल होगा, एक चीज और समझिए, इस टाइप का जो एग्जाम्पल होगा ये कभी फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आता मोस्टली। क्यों? अब जैसे वो दे देगा देन, तो हम क्या करना है, हमको देन को हटा के क्या करना है, कोमा। तो इसका मतलब ये जो इस टाइप का जो आएगा वो कब आएगा, जब एरर की फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा तब हमको क्या करना है, सिर्फ सेकंड वाली कंजंक्शन को हटा के उसकी जगह हम सिंपल क्या यूज करना है, सिर्फ कोमा यूज करना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये रूल नंबर 1 समझ आया होगा। इसी के साथ अब कंजंक्शन का रूल नंबर 2 हम पढ़ते हैं कि रूल हम 2 कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो रूल नंबर 2 क्या होता है, कंजंक्शन used to combine two opposite senses। मतलब दो अपोजिट जो सेंस होती है उनको कंबाइन मतलब जोड़ना। बार बार ये वर्ड आ रहा है कंबाइन, और स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था कि कंजंक्शन भी जो होता है वो एक कंबाइन वर्ड से ही बना है। कंजोइन जो मैंने बताया था, CONGOIN, कंजोइन से बना है। तो जोइन का मतलब जोड़ना और कंबाइन का मतलब ही जोड़ना। तो जो कंजंक्शन जो हम वर्ड्स यूज करेंगे, भाई कंजंक्शन होती क्या है, कंजंक्शन भी तो वर्ड ही होता है, कोई अलग से सेंटेंस तो होता नहीं, कंजंक्शन वर्ड होता है। तो जो कंजंक्शन जो वर्ड होंगे वो यूज करेंगे हम टू कंबाइन, जोड़ने के लिए, टू अपोजिट सेंसेस, मतलब दो अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन हम वर्ड यूज करेंगे। जैसे किसमें कुछ मैं इधर साइड में लिख देता हूं कौन कौन से हम वर्ड्स यूज करते हैं। पहला हम यूज करेंगे वाइल, दूसरा यूज करेंगे हम इसमें बट, तीसरा यूज करेंगे हम यट या स्टिल, फोर्थ यूज करेंगे नेवर, दी, लेस, और
फिफ्थ यूज करेंगे टी दो या ऑल दो। ठीक है, 5 वर्ड्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। कौन कौन से? वाइल, बट, यट या स्टिल, नेवरदीलेस, दो या ऑल दो। ये कब यूज करने हैं? ये वर्ड्स हमको समझने हैं कि हमने ये लिखे क्यों हैं। लिखने का हमारा मेन मोटिव है कि जो ये वर्ड्स हो गए हमेशा अपोजिट सेंस में हम इनको यूज करना। अपोजिट सेंस मतलब होती क्या है? अपोजिट का मतलब एक दूसरे के विपरीत। विपरीत का मतलब मैं कहने लगूँ कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बोल दूं कि कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या हो गई? अपोजिट सेंस हो गई। तो अपोजिट सेंस का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। तो इसी तरीके से हम अपोजिट सेंस जब भी कंजंक्शन के रूप में हम यूज करेंगे तो हम फर्स्ट तो यूज करेंगे व्हाइल, सेकंड यूज करेंगे बट, थर्ड यूज करेंगे यट या स्टिल, फोर्थ करेंगे नेवरदीलेस और फिफ्थ करेंगे दो या ऑल दो। अब देखो व्हाइल, व्हाइल का मतलब क्या होता है? जब या जबकि। जबकि हिंदी में यदि मैं मीनिंग बात करूं तो जो व्हाइल होता है, व्हाइल का मतलब क्या होता है? जब या जबकि। अब जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि जो इनके मीनिंग है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ उसकी मीनिंग, उसकी हिंदी निकालने से ही पता लग जाता है कि हम इसमें कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे। तो इसी तरीके से हमको थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं। अब जैसे वाइल है, वाइल को क्या बोलते हैं? जबकि या जब। मैं बट की बात करूं तो बट को क्या बोलते हैं? किंतु या परंतु या किंतु परंतु या लेकिन, यही तो वर्ड होते हैं। बट को बोलेंगे हम किंतु परंतु या लेकिन। कहीं भी ये वर्ड्स दिखे किंतु परंतु या लेकिन, इस टाइप का जब हम मीनिंग निकालेंगे सेंटेंस का तो उस फॉर्मेट में क्या करेंगे? बट यूज करेंगे। मैं यदि आपको एक छोटे एग्जांपल समझाऊं, मैंने कहा वह मतलब कोई लड़का, वह इंटेलिजेंट है बट लेजी है, मतलब आलसी है। तो एक दूसरे के अपोजिट सेंस हो गई। भाई इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो आलसी है, मतलब काम नहीं करना चाहता। तो एक दूसरे के अपोजिट सेंस के लिए हमको क्या वर्ड यूज करना है? बट। सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे आपके, चाहे वो यूपी टेट में आई, आपके बीटीसी 4th सेमेस्टर में आई। सिंपल सा उसकी मीनिंग देखनी है। तो जैसे इसमें बट, बट का मतलब किंतु परंतु और लेकिन, तो वो सेंस ही पता लग जाएगा आपको पढ़ते ही कि इसमें मीनिंग क्या निकल रहा है और हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं। अब ये जैसे यट और स्टिल होता है, इसका हिंदी में इसको बोलते हैं फिर भी। फिर भी यट और स्टिल, यट और स्टिल का मतलब फिर भी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं यट और स्टिल को। मैं बोलने लगूं कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं डेली स्कूल जाता हूं। मतलब मेरी तबीयत खराब है बट मैं फिर भी क्या करता हूं? डेली स्कूल जाता हूं। फिर भी का मतलब फिर भी क्या आ गया? दोबारा से यदि हम बात करें तो ये क्या होगी? अपोजिट सेंस हो गई। भाई मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मतलब मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो मैं स्कूल जाने में क्या हूं? असमर्थ हूं, जा नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी जाता हूं। तो वो क्या होगी? इसकी अपोजिट सेंस हो गई। भाई एक तो हो गया कि मैं बीमार हूं फिर भी स्कूल जाता हूं, तो अपोजिट सेंस हो गई। तो जो ये 5 मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये किस में यूज करेंगे? हम इसको अपोजिट सेंस में। जैसे हम ये रूल नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं अपोजिट सेंस, इसी तरीके से एक रूल आएगा जो सेम सेंस देगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया क्या? बट का, किंतु परंतु या लेकिन वाले में दिया ना कि एक लड़का होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है? आलसी है। अब मैं इसी को बट की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ यदि वो अपोजिट सेंस न हो कि क्या हो? सेम सेंस हो। तो मैं क्या उसका एग्जाम्पल लूंगा कि एक लड़का इंटेलिजेंट है और
परिश्रमी है, मेहनती है, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे के क्या हो गया, बिल्कुल सेम सेंस होगी भाई, पॉजिटिव है ना। अपोजिट सेंस का मतलब हो गया एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, मतलब वो इंटेलिजेंट है लेकिन आलसी है तो उसकी कोई निगेटिव है। बट यदि मैं कहने लगूं कि वो परिश्रमी भी है और इंटेलिजेंट भी है तो दोनों सेम सेंस हो गई, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपोजिट सेंस की जगह हम सेम सेंस यूज करेंगे। तो उसके लिए भी हम 3 वर्ड्स यूज करते हैं जो आगे हम रूल नंबर 3 में हम आपको बताएंगे। तो जैसे फर्स्ट मैंने बताया व्हाइल मतलब जबकि या जब, दूसरा बताया बट किंतु परंतु या लेकिन, उसके बाद तीसरा बताया यट, यट मतलब फिर भी, नेवरदिलेस, नेवरदिलेस का मतलब होता है तो भी। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है कि हम इनको वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं। तो जो आपके एग्जाम में जो आएंगे जो आते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं ये रूल्स को। तो अब जैसे ये फिफ्थ लास्ट क्या बचा है, दो या ऑल दो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यद्यपि। ठीक है, अब जैसे ये ऑल दो या दो है, हम इसको यट या स्टिल की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे भाई, अब अभी मैंने क्या बोला कि वह अच्छा फील नहीं कर रहा है फिर भी स्कूल जाता है, तो यट और स्टिल को हम मोस्टली सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, और जो ये दो या ऑल दो होते हैं हम इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, मीनिंग सेम होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये 5 वर्ड्स आपको बताए हैं कंजंक्शन के जो यूज करेंगे, जिनको यूज कर रहे हैं हम अपोजिट सेंस में, एक दूसरे के अपोजिट सेंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब हम इनको जो मुझको लगता है कि अच्छे से आते हैं या जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको एक एक करके हम समझते हैं। पहले सबसे पहला जो वर्ड है वो है वाइल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और इससे क्वेश्चन चाहे वो टेट हो या सी टेट हो, सी टेट में तो थ्योरेटिकल मतलब पेडागोजी 15 नंबर की आती है और 15 नंबर का क्या आता है, पैराग्राफ आता है, तो उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं आता, बट यूपी टेट के अंदर बहुत आता है इससे। तो जैसे मैं वाइल की मैं बात करूं तो सबसे पहले वाइल के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है जब, मैंने वहाँ पे भी लिखा है वाइल मतलब जब या जबकि। तो वाइल के 2 मीनिंग, जो फर्स्ट है जब और दूसरा मीनिंग है जबकि। तो जब का मतलब क्या हुआ, जब कोई कंडीशन लगी होगी, कंडीशन मतलब शर्त एक तरह से, जब कोई शर्त दी होगी या शर्त होगी तब हम यूज करेंगे वाइल को जब के फॉर्म में। लेकिन इसका मीनिंग जब वाइल जब मीनिंग देगा जब की, तो ये यूज करेंगे हम अपोजिट सेंस में, अपोजिट सेंस में। अब देखिए मैंने बताया आपको, लेकिन ये क्लियर कब होगा, जब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। अभी तक तो सिंपल चीज बताइए कि वाइल जो वर्ड होता है ये 2 मीनिंग देता है, एक तो जब और एक जब की। जब कोई कंडीशन दी होगी, कोई हमें शर्त दी होगी या टाइम दिया होगा, एक तरह से टाइम, भाई टाइम बाउंड ही तो होता है, टाइम बाउंड होता है जब या जिस समय। एक तरह से यदि मैं बात करूं तो इसे हम जिस समय भी बोल सकते हैं, जिस समय। ठीक है, जब या जिस समय। जिस समय यदि कोई, जब वाइल को जब भी हम जिस समय के फॉर्म में लेते हैं, मतलब समय के टाइम के फॉर्म में लेंगे, तो वो सिर्फ क्या होगा, वाइल यूज करेंगे। लेकिन जब हम इसको जबकि की फॉर्म में यूज करेंगे तो वो क्या होगी, उसकी अपोजिट सेंस होगी। हम इसको मैं इसके 2 एग्जाम्पल लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इसको हम कंडीशन या शर्त या समय की फॉर्म में कब यूज कर रहे हैं और अपोजिट सेंस में कब यूज कर रहे हैं। मान लो मैं लिखता हूं while he was returning from school, while he was returning from school, a dog
beat him, मतलब क्या लिखा मैंने कि जब, अब देखिए अब सेंटेंस ही पता लग रहा है कि जब, साफ समझ आ रहा है कि जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसको एक कुत्ते ने क्या कर दिया, बिट कर दिया, मतलब काट लिया। अब समझ आया कि ये मीनिंग, ये जब कब दिया, या मतलब जिस समय, एक तरह से जिस समय तो हुआ कि भाई जिस समय वह एक स्कूल से वह लौट रहा था तो उसने मतलब उसको कुत्ते ने काट लिया। तो यहाँ पे मीनिंग जो दिया है वो क्या दिया है, जब का। इस सेंटेंस के अंदर जो मीनिंग आया है जब का, तो उसी से हमको पता लग रहा है कि जब या जिस समय वह स्कूल से लौट रहा था तो उसको एक कुत्ते ने काट लिया। तो ये पहली इसकी फॉर्म हो गई। जब ये मतलब जब या जिस समय की फॉर्म में आएगा तो किस तरीके से आएगा कि स्टार्टिंग में दे दिया, इसी से हमको मीनिंग से समझ आ रहा है भाई, सेंटेंस से ही पता लग रहा है ना कि ये जब कब आएगा, जिस समय कब यूज कर रहे भाई, जिस समय वह स्कूल से लौट रहा था तो उसको एक कुत्ते ने काट लिया। अब एक चीज और समझिए, मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था स्टार्टिंग में। रूल नंबर 1 क्या बताया था कि यदि कोई भी सेंटेंस किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो तो हम उस पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं भी दूसरी कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, मैंने सेंटेंस लिखा है while he was returning from school, और इसके बीच में मैंने ध्यान दिया हुआ आपको क्या लगाया, मैंने कोमा लगाया ना। सबसे पहला रूल ही मैंने बताया था कि जब कोई भी सेंटेंस किसी कंजंक्शन से, जो ये while है, ये while जो है, ये while ये क्या है, ये एक कंजंक्शन ही तो है। तो जब कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट हो तो उस पूरे सेंटेंस के अंदर हम दोबारा से दूसरी कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 1 बताया था ना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोमा। अब इसी तरीके के एरर में आते हैं, क्या करेगा कि while he was returning from school, then लगा देगा, वह लगा देगा, कोई भी दूसरा क्या है कंजंक्शन का वर्ड दे देगा, तो उसको हम एरर की फॉर्म में उसको हम सोल्व करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और इसका बताऊं आपको, उससे और आपको क्लियर होगा। ये मैंने जो आपको एग्जांपल मैंने बताया है, ये बताया था किसका, जिस समय की फॉर्म में। अब मैं बताता हूँ while का जबकि के फॉर्मेट में। जब इसका मीनिंग आएगा क्या, अपोजिट सेंस में। मैं बोल दूं कि some boys are playing cricket while some boys are reading। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, 2 क्लोज है। कौन कौन सी, some boys are playing और सेकंड प्लेइंग क्रिकेट, और सेकंड क्लोज कौन सी है, some boys are reading। इसके बीच में भी हमने क्या वर्ड यूज किया है, while का मतलब होता है क्या, जबकि। अब ये किस फॉर्मेट में दे रहा है, अब इसका मीनिंग क्या आ गया, जबकि। इससे पहला जब मैंने बताया था तो while का मीनिंग था जिस समय वह स्कूल से लौट रहा था तो उसको बीच में क्या किया, एक कुत्ते ने काट लिया। तो वो जिस समय की फॉर्मेट में था, जिस समय वो मीनिंग दे रहा था। बट अब यहाँ पे while दे रहा है जबकि का मीनिंग। क्यों, सम बॉयज कुछ लड़के हैं और है प्लेइंग खेल रहे क्रिकेट, कुछ लड़के जो है वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक दूसरे की अपोजिट सेंस हो गई भाई, कुछ तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट सेंस के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, while। अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए हमने while ही तो यूज किया है। तो while का मतलब क्या हुआ, ये एक कंजंक्शन है, while एक कंजंक्शन है। तो इसी तरीके से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 5 वर्ड्स बताए थे कि हम अपोजिट सेंस में कौन कौन से वर्ड्स यूज करेंगे,
व्हाइल, बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस, दो और ऑल्दो। तो इसमें से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है क्या, व्हाइल। तो व्हाइल की दो फॉर्मेट बताई। इसका व्हाइल को कब यूज करेंगे, या तो जिस समय की फॉर्मेट में या जबकि, मतलब अपोजिट सेंस में। तो जिस समय की फॉर्मेट में आएगा तो क्या होगा, उसकी मीनिंग कुछ और होगी, और जबकि की फॉर्मेट में आएगा तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। वो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हम उसको व्हाइल मतलब जबकि के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं या जिस समय के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। चलो इसको एक, इस वाले रूल को, व्हाइल वाले को एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अब तक दो एग्जाम्पल कराए हैं, दोनों अलग अलग फॉर्मेट के थे, एक तो जब और एक जिस समय, जब या जिस समय। दूसरा क्या था, दूसरा था जबकि। जबकि का मतलब एक दूसरे के अपोजिट सेंस थी। अब मैं कहने लगूं कि गुड बॉयज। गुड बॉयज का मतलब क्या होता है, जो अच्छे लड़के होते हैं वो वर्क हार्ड, मतलब वो मेहनत करते हैं। व्हाइल, जबकि जो बैड बॉयज होते हैं, जो बैड बॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, व्हाइल अवे देयर टाइम ऑन गॉसिपिंग। गॉसिपिंग। अब मैंने सेंटेंस क्या लिखा है कि गुड बॉयज, जो अच्छे लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क हार्ड, वो मेहनत करते हैं। लेकिन जो बैड बॉयज होते हैं, व्हाइल अवे, इसमें दो वर्ड्स आए हैं, एक तो मैंने लिखा है व्हाइल अवे और दूसरा लिखा है गॉसिपिंग। पहली चीज तो हमको ये पता होनी चाहिए कि ये वर्ड होते क्या है। तो इनका मीनिंग बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे ये व्हाइल यूज किया है, बीच में व्हाइल यूज करा है। तो व्हाइल यहाँ पे जो यूज हुआ है वो क्या है, एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन से पहले ये वाला पोर्शन जो है ये है फर्स्ट। फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब पहली क्लोज है, और बैड बॉयज से लेके लास्ट तक, गॉसिपिंग तक, ये क्या है, ये सेकंड क्लोज है। पहली क्लोज क्या हो गई, गुड बॉयज वर्क हार्ड, बीच में आ गया क्या, व्हाइल। व्हाइल मतलब कंजंक्शन। और सेकंड क्लोज क्या होगी, बैड बॉयज व्हाइल अवे देयर टाइम ऑन गॉसिपिंग। तो सबसे पहले हमने एक ही चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। वो कंजंक्शन क्या है, यही तो है, व्हाइल। तो इसी तरीके से हमने इस सेंटेंस के अंदर भी व्हाइल को यूज करा एज ए कंजंक्शन। सबसे पहली चीज व्हाइल अवे, मैंने ये वर्ड लिखा है व्हाइल अवे। व्हाइल अवे का मतलब होता है वेस्ट। वेस्ट का मतलब अपना टाइम खराब करना। मतलब जो अच्छे लड़के हैं वो तो अपना क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो बैड बॉयज है, व्हाइल अवे मतलब वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है, खराब या टाइम बेकार करना, वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे। ऑन गॉसिपिंग, गॉसिपिंग क्या होता है, गप्पे लड़ाना, किसी से बैठ कर बात करना। तो बात करने में जो टाइम खराब कर रहे हैं वो क्या होते हैं, बैड बॉयज। तो इसी तरीके से हमने व्हाइल के दो फॉर्मेट देखे। पहला क्या था, व्हाइल जब मीनिंग देगा जब या जिस समय, दूसरा देगा अपोजिट सेंस में। तो जब या जिस समय के लिए इस पहले सेंटेंस को पढ़ो, पढ़ने के बाद ये देखो कि हाँ इसका मीनिंग जब आ रहा है, जिस समय, या जब क्या आ रहा है। जब क्या आएगा तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, अपोजिट सेंस होगी। तो जो हमने पहले वाला पढ़ा है, इसका पहला वर्ड जो पढ़ा है व्हाइल, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा कि हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं। अब इसके जो मुझको लगता है कि अच्छे से जो क्वेश्चन आते हैं उसको कर लेने चाहिए। अब देखिए मैंने पहला यूज़ किया है व्हाइल, अब मैं दूसरा बताता हूँ बट। बट का मतलब क्या होता है, मैंने वहाँ पे भी लिखा था किंतु, परंतु या लेकिन। बट मतलब किंतु,
परंतु या लेकिन। इसका हिंदी में मीनिंग वहाँ पे लिखा हुआ है किंतु, परंतु या लेकिन, उधर भी लिखा हुआ है। अब देखिए, मैंने बीच में आपको एक क्या बताया था, एक टेंस बताया था एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, उसी को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ही इज इंटेलिजेंट, फिर क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया। दोबारा से क्या लिखा, ही इज लेजी। मैंने बताया था ना आपको कि ही वह, इज है, इंटेलिजेंट का मतलब क्या, इंटेलिजेंट मतलब, इंटेलिजेंट क्या होता है, बुद्धिमान। तो जो ये लड़का है ये क्या है, बुद्धिमान है, लेकिन ही इज लेजी, लेकिन वह क्या है, आलसी है। मैंने आपको बीच में बताया था ना एग्जाम्पल के रूप में, बट के लिए, बट, किंतु, परंतु या लेकिन के लिए बताया था एग्जाम्पल, उसी फॉर्मेट में मैंने एग्जाम्पल लिखा है उसी तरीके से। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, और ही इज लेजी मतलब वह क्या है, आलसी है। तो इसी फॉर्मेट में अब ये देखिए, ये यहाँ पे भी ही आ गया इसके लिए और यहाँ पे भी ही आ गया, तो दो बार सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, ये सब्जेक्ट हुई, ये क्या हुई, मेन वर्ब। भाई फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो फॉर्मेट होता है किसी भी सेंटेंस का। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये होगी इसकी मेन वर्ब, ये, और इसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये दो बार रिपीट हो रखा है, ही इज इंटेलिजेंट और ही इज लेजी। अब इन्हें हटाने के लिए, इन दोनों वर्ड्स को हटाने के बाद, और इसको हम क्या करेंगे, जो फुल स्टॉप है इसको भी हटाएंगे, तो ये एक दूसरे की अपोजिट सेंस होगी। एक तरफ तो वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, वो आलसी है। तो इसको हटाने के बाद ये सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में क्या आएगा, ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। समझ आया ये? अब ये देखिए आ गया, बट आ गया, बट हमने यहां कैसे यूज करा, एज ए कंजंक्शन। ही मतलब है, इस मतलब है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, लेकिन क्या है, आलसी है। तो इसी फॉर्मेट में हमने, इसी सेंटेंस में हमने क्या किया, कंजंक्शन यूज कर दी। और कंजंक्शन क्या होगी, बट, और कैसे मीनिंग दिया उसने, अपोजिट सेंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपोजिट सेंस और सेम सेंस, अपोजिट सेंस और सेम सेंस। तो अपोजिट सेंस में हमने जो ये वर्ड्स लिखे हैं, इसमें हमने पहला क्या पढ़ा, वाइल, और दूसरा पढ़ा बट, किंतु, परंतु और लेकिन। ठीक है, इसका मैंने, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी। तो इसको हटा के हमने क्या करा, बीच में बट लगा दिया। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। क्या लिखेगा, ही इज इंटेलिजेंट, इसको छोड़ देगा, इसको बीच में छोड़ देगा, बाद में लिख देगा लेजी, और उसके बाद में आपको 4 वर्ड दे देगा, बट, अदरवाइज, तीसरा, देन, कुछ भी दे सकता है, 4 वर्ड्स कुछ भी दे सकता है। लेकिन हमको क्या देखना है, वो जो इसका मीनिंग है वो कौन सा सूट कर रहा है। अब एक दूसरे के अपोजिट सेंस है, एक तरफ तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या है, आलसी है। हमको देखना है ना कि अपोजिट सेंस है या सेम सेंस है। तो इसीलिए अपोजिट सेंस में दूसरे वाला हमने जो पढ़ा है बट का मतलब हो गया किंतु, परंतु और लेकिन, और इसका पहला एग्जाम्पल हो गया ये। अब इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बट का फॉर्मेट या बट का रूल हम कैसे यूज करते हैं। दूसरा एक और पढ़ लेते हैं हम, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, बट कुड नॉट विजिट
रेड फोर्ट, रेड फोर्ट का मतलब लाल किला। मतलब ही वह वेंट मतलब गया टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, दिल्ली गया, लेकिन वह लाल किला नहीं देख सका, विजिट नहीं कर पाया। अब ये देखिए, बार बार कोई भी सेंटेंस लिखते हैं हम तो मैं क्या लिखता हूँ, ही वेंट टू दिल्ली, ये इसकी फर्स्ट क्लोज। फर्स्ट क्लोज का मतलब कौन सी, फर्स्ट क्लोज को बार बार बोल रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल क्लोज। और दूसरी क्लोज कहाँ से आ गई, कुड नॉट विजिट द रेड फोर्ट, तो ये क्या आ गई, विजिट द रेड फोर्ट। दूसरी क्या आ गई, ये सबऑर्डिनेट क्लोज आ गई। तो प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए जो हमने वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया है, बट ही तो वर्ड यूज किया है। तो ये अब बट जो है हमने एज ए कंजंक्शन यूज किया है, और कंजंक्शन में भी कैसे, अपोजिट सेंस में। जब अपोजिट सेंस होगी तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बट। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल हम किसके देखेंगे, इनमें से देख लेते हैं कोई से का। यट या स्टिल, यट, यट या स्टिल का मतलब क्या बताया था मैंने, यट या स्टिल का बताया था फिर भी, फिर भी। ठीक है, बट तो हो ही गया। अब यट या स्टिल चल रहा है, तो यट का यट और स्टिल का मतलब होता है फिर भी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यट को या स्टिल को, कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ही इज नॉट वेल, मैंने पहले भी एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था, ही इज नॉट वेल यट। अब मतलब ही मतलब वह है, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, वेल मतलब अच्छा। यट फिर भी, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। कैसे लिखा मैंने, ही मतलब वह है, इज मतलब है, नोट नहीं, वेल वह अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने लिखा ना यहाँ पे, यट और स्टिल का मीनिंग क्या लिखा मैंने यहाँ, फिर भी लिखा है, फिर भी। तो इसी तरीके से ही मतलब है, इज मतलब है, नोट मतलब नहीं, वेल मतलब अच्छा, यट फिर भी। ही गोज वह जाता है, टू स्कूल एवरी डे। अब ये कौन सी होगी, ये सेकंड क्लोज, और ये यहाँ तक फर्स्ट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज और सेकंड सबऑर्डिनेट क्लोज। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हमने वर्ड यूज करा है कंजंक्शन, और कंजंक्शन वर्ड यूज करा है, और किस फॉर्मेट में यूज किया है, अपोजिट सेंस में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं अपोजिट सेंस। बार बार वर्ड यूज़ आ रहा है कि अपोजिट सेंस, तो कोई भी सेंटेंस आएगा उसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी इसमें कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ये लिखा है, ही इज़ नॉट वेल यट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब इसी एग्जाम्पल से मैं आपको ऑल्दो और दो ये बता देता हूँ। ऑल्दो और दो, इसका मैंने हिंदी में मीनिंग क्या बताया था आपको, मैंने बताया था इसका यद्यपि। एक तरह से ये भी फिर भी है। तो मैं यदि मैं बात करूं तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, ऑल्दो ही इज नॉट वेल कोमा he goes to school every day, every day। अब ये देखिए, यही सेंटेंस है, यहाँ पे तो मैंने क्या यूज किया, यट, और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, ऑल्दो। ऑल्दो भी क्या है, ऑल्दो भी तो एक कंजंक्शन है, ऑल्दो भी कंजंक्शन है। ही इज नॉट वेल, ये क्या होगी इसकी, ये इसकी फर्स्ट क्लोज, और ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये कौन सी क्लोज होगी, ये इसकी सेकंड क्लोज।
बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है कि फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज, मतलब प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या होता है? कंजंक्शन होता है। और तो कंजंक्शन में हमने यूज किया क्या इसमें? ऑल्दो से कनेक्ट करने के बाद हमने ये दोनों क्लोजेस जोड़ दी और इसी से मीनिंग आ रहा है यद्यपि। यद्यपि वह ठीक नहीं है फिर भी क्या है? वो डेली स्कूल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो अपोजिट सेंस जो मैंने बताई है ये आपको समझ आई होगी। जैसे कोई भी मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपको कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम है या आपको नहीं आ पा रहा है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि हम जल्द से जल्द उसके सॉल्यूशन को आप तक प्रोवाइड कर सकें। आपका कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू कंजंक्शन तो आप उसको हमारे YouTube चैनल के ऊपर इसमें वीडियो के अंदर हमको कमेंट कर दीजिए। हम उसको जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को लेके उस पर कोई वीडियो बनाएंगे या जैसे भी होगी आप तक उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे अब रूल नंबर 2 हमने जैसे पढ़ा था इसी तरीके से हम रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या बताया मैंने कि जब जो सेंटेंसेस होते हैं, जो क्लोजेस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? कंजंक्शन। लेकिन उनको हम कब यूज कर रहे थे? जब वे अपोजिट सेंस में थी। अब हम कंजंक्शन जो यूज करेंगे, जब हम कंजंक्शन यूज करेंगे मतलब जो ये वर्ड्स ही तो होते हैं, वर्ड्स यूज्ड टू कंबाइन सेम सेंस, ठीक है भाई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? जो हमने वर्ड्स यूज करे थे व्हाइल, नेवरदिलेस, ऑल्दो, दो, यट, स्टिल, ये हमने कैसे यूज करे थे? अपोजिट सेंस में। लेकिन अब हम कुछ वर्ड यूज करेंगे जो यूज करेंगे हम कैसे? सेम सेंस में। सेम सेंस का मतलब मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि वह इंटेलिजेंट है और क्या है? परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग है। तो ये सेम सेंस हो गई। तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? एक तो हम वर्ड यूज करेंगे एंड। एंड का मतलब क्या होता है? और। दूसरा वर्ड यूज करेंगे एज वेल एज, दूसरा वर्ड ये यूज करेंगे। तीसरा वर्ड यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये 3 वर्ड जो होंगे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये 3 वर्ड यूज करेंगे हम किस में? सेम सेंस में। जो ये एंड होता है और जो ये एज वेल एज होता है ये एक ही तरह से यूज होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से यदि आपको बताऊं, वह बुद्धिमान है और परिश्रमी है, और वर्ड यूज करा, और का मतलब क्या हुआ? एंड। और मैं इसी सेंटेंस को दूसरी फॉर्मेट में बोलूं, वह बुद्धिमान के होने के साथ साथ परिश्रमी भी है। साथ साथ मतलब एज वेल एज। तो जो ये एंड और एज वेल एज होता है ये एक तरह से एक फॉर्मेट में ही इनको यूज कर सकते हैं। और जो ये एंड होगा, एंड भी यूज करेंगे और हम वहाँ पे एज वेल एज भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यदि दोनों ऑप्शन, कई बार ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें दोनों ऑप्शन दे दिए, एंड भी दे दिया, एज वेल एज भी दे दिया। कई बार हो जाता है कि भाई दोनों ऑप्शन दे दिए, तो हम किसको प्रीफर करेंगे? एंड को। तो इसी के साथ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ही इज इंटेलिजेंट, वह क्या है? इंटेलिजेंट है। एंड डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। ये 2 वर्ड यूज किए मैंने। क्या? एक तो इंटेलिजेंट और एक डिलीजेंट। जो ये डिलीजेंट है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं?
परिश्रमी। परिश्रमी मतलब मेहनती, जो मेहनत करते हैं। तो ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। एंड अब ये देखिए ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। इंटेलिजेंट का मतलब ये एडजेक्टिव है, और ये जो डिलीजेंट है, भैया एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव उसी तो बोलते हैं जिसको विशेषण बोलते हैं हिंदी में। तो मतलब जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हो। ही मतलब है लड़का है, मेल है, तो उसकी विशेषता ही तो बता रहे हैं ना कि वह बुद्धिमान है और परिश्रमी है। तो दो एडजेक्टिव को जो हमने जोड़ा तो वो बीच में किससे जोड़ा, एंड से। तो इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कैसे, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। ठीक है, इसी तरीके से लिख सकता हूं। अब इसको एंड को और एज वेल एज को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक कोई से एक को वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम एंड यूज करें चाहे हम एज वेल एज यूज करें। तो इसी तरीके से जो सेंटेंस है मीनिंग तो एक ही दे रहा है, बट हमने क्या करा, इसमें हमने ऊपर तो यूज क्या किया, एंड, और नीचे यूज क्या कर लिया, एज वेल एज। ये दोनों है क्या, दोनों तो कंजंक्शन ही है ना भाई, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ही इज इंटेलिजेंट, वह क्या है, बुद्धिमान है। एंड डिलीजेंट, और परिश्रमी है। अब देखिए एंड पे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। ही, वह, वेंट, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। एंड, और, मीट हिज अंकल, मतलब वह क्या हुआ, वह दिल्ली गया और किससे मिला, अपने अंकल से। अब ये देखिए यहां पे भी मैंने क्या वर्ड यूज किया, एंड। एंड का मतलब और, यहां पे भी किस तरीके से यूज हो रहा है, कंजंक्शन की फॉर्म में। क्यों, वह दिल्ली गया और अपने अंकल से मिला। तो इसी तरीके से जो ये वर्ड होता है एंड हो या एज वेल एज हो, तो ये क्या करेंगे हम, इसको हम किस फॉर्मेट में यूज करेंगे, सेम सेंस में। जब भी सेम सेंस होगी तो हमको बस याद रखना है कि भाई एंड यूज करे या एज वेल यूज करे। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है तो हम उसमें अपनी तरफ से, आप बीटीसी के जैसे एग्जाम दोगे तो उसमें हम एंड भी लिख सकते हैं एज वेल एज भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेंगे। और यदि वो फिल इन द ब्लैंक्स ना दे के एरर की फॉर्मेट में दे दे, भाई एंड एज वेल एज हटा के नॉट ओनली लगा दे या कुछ और वर्ड यूज कर दें, तो उसको हटा के हमको क्या यूज करना है, फिर एंड यूज करना है। तो दोनों तरह से एरर की फॉर्म में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये जो है, ये दो एग्जाम्पल जो लिखे हैं, ये दोनों किसके बताए, एंड के और एज वेल एज के। ये दोनों एक ही तरह से काम करेंगे, चाहे वो एंड यूज कर लो चाहे वो एज वेल एज यूज कर लो। तो ये दोनों, मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ आ रही होगी जितनी अब तक बताई है। कोशिश यही की जाएगी कि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिए जाए, आपकी प्रैक्टिस भी करा दी जाए और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे आए। इसी तरीके से जैसे कि ये एंड और एज वेल एज दो पढ़े हम। थर्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करते हैं, द टीचर। अब जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये भी मैंने किस में लिखा है, ये भी सेम सेंस में लिखा है। सेम सेंस का मतलब एक जैसी, जो जब सेंस यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पे इनमें से कोई सा भी एंड भी यूज कर सकते, एज वेल एज भी यूज कर सकते और नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज कर सकते हैं। द टीचर नॉट ओनली बीट द स्टूडेंट,
but also turned him out of the class। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे तो ये किया है नॉट ओनली, और बट ऑल्सो यहाँ पे यूज़ किया है। ये क्या है, कंजंक्शन है, सेम सेंस में यूज़ किया हुआ है। मतलब द टीचर ने नॉट ओनली बीट द स्टूडेंट, मतलब केवल बच्चों को नहीं पीटा, साथ में क्या करा, टर्न हिम आउट ऑफ द क्लास, मतलब उन्हें क्या किया, क्लास से भी बाहर निकाल दिया। मतलब पीटने के साथ साथ क्या करा, केवल टीचर ने बच्चों की पिटाई नहीं करी, स्टूडेंट्स की पिटाई नहीं की, साथ में उन्हें क्या करा, स्कूल मतलब क्लास से भी बाहर निकाल दिया। तो ये जो नॉट ओनली बट आल्सो है, एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है यहाँ पे। तो हमको देखना है कि हम इस कंजंक्शन को जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एंड हो, एज वेल एज हो, या नॉट ओनली बट आल्सो, वो डिपेंड करता है कि उसकी मीनिंग क्या निकल रहा है, या सेंटेंस के अंदर हम उसको देखते ही पता लगा लेंगे कि हाँ ये चीज़ है। अब जैसे ये नॉट ओनली है, हमको पता है कि भाई टीचर ने बच्चों को केवल पीटा नहीं, साथ में उनको क्या करा, इस क्लास से भी बाहर निकाल दिया। मतलब दो काम हुए एक साथ, मतलब पिटाई भी करी है और साथ में क्या करा है, उनको मतलब क्लास टीचर ने स्टूडेंट्स को क्लास से भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि अब तक यहाँ पे जो ये हमने रूल नंबर 3 आपको बताया है, ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है, पेयरिंग पे। मैं आपको कुछ पेयरिंग बता देता हूँ। पेयरिंग मतलब जोड़े। इस टाइप के जो पेयरिंग होगी, इसमें क्या होगा कि आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको इसमें से एक वर्ड देखना है और हमको याद रखना है कि हाँ इस वर्ड के साथ हम दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट जो दूसरा वर्ड होगा उसको हमको कहीं में देखना, ऑप्शन में देखना है और तुरंत क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो मैं आपको कुछ पेयरिंग बता देता हूँ। पहली जो पेयरिंग आएगी इसमें, पहली आएगी आइदर। तो इसके साथ जो हम यूज़ करेंगे और, मतलब कभी भी सेंटेंस के अंदर आइदर कहीं पे भी लगा हो तो उसके साथ 100% हमको क्या यूज़ करना है, और। सिंपल हमको ये देखना है कि हाँ आइदर लगा है, सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में हमने देखा आइदर देखते ही हमको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि क्या आएगा, और आएगा उसके साथ। दूसरा ये आइदर है, दूसरा होता है नाइदर, इसके साथ हमको यूज करना है नोर। मतलब सेंटेंस के अंदर नाइदर यदि दिया हो तो उसके साथ, अब जैसे ऑप्शन में यदि देगा तो एक तरफ तो नाइदर दे देगा और खाली स्थान में नोर हमको भरना होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, और आगे सेंटेंस दे देगा। और ऑप्शन में क्या करेगा, वहाँ पे और भी दिया होगा और नोर भी दिया होगा, दोनों हमको कंजंक्शन दी होगी। लेकिन हमको याद ये रखना है कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर। जो ये नाइदर है कैसी सेंस दे रहा है, निगेटिव की। नाइदर मतलब ना, इसका मतलब नोट के लिए नोर। याद करने का ये तरीका थोड़ा हो सकता है कि आइदर के साथ हमको क्या यूज़ करना है, और यूज़ करना है, नाइदर के साथ हमको क्या यूज़ करना है, नोर यूज़ करना है। तीसरा बोथ, और चौथा बिटवीन। ठीक है, अब ये देखिए मैंने डॉट के क्यों लगाई, क्यों इनके साथ हमको सेम वर्ड यूज़ करने होते हैं। बोथ के साथ भी हम एंड यूज़ करेंगे और बिटवीन के साथ भी हम एंड यूज़ करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी हमको बोथ दिखेगा तो उसके साथ हमको एंड यूज़
करना है, या बिटवीन दिखेगा तो हमको उसके साथ क्या करेंगे, एंड यूज करना है। एक चीज और समझनी है, जो ये मैंने लिखा है बोथ, बोथ के साथ मैंने क्या यूज किया, एंड। इस प्रकार के टेंस में कभी भी नोट नहीं आता। मतलब जब भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर बोथ लगा होगा तो उसके साथ इसकी पेयरिंग एंड है, मतलब बोथ के साथ हम एंड यूज करेंगे। कभी भी उस सेंटेंस के अंदर जहाँ पे भी बोथ हम यूज करेंगे उसके साथ कभी भी हमें नोट देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ये क्यों बताया, कई बार ऐसा होता है कि ये एरर में दे दिया तो बोथ के साथ नोट लगा देंगे, तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। तो इसलिए जो ये पेयरिंग जो चल रही है आपको बताई जा रही है कि पेयरिंग आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड। तो ये जो पेयरिंग है ये हमको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में यदि आता है, क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि भाई आइदर के साथ तो और आएगा, या नाइदर के साथ क्या आएगा, नोर आएगा। इसी तरीके से ये 4 हो गए। पांचवा होता है वेदर। ठीक है, पांचवा क्या होता है, वेदर। वेदर के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं। पांचवा। छठा 6 में हम ले सकते हैं नो सूनर। यदि ये आ गया तो हम इसकी जगह क्या यूज, इसके साथ क्या पेयरिंग में यूज करेंगे, देन। तो कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स में हम आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस के अंदर नो सूनर दिखे तो बस डायरेक्ट उसके ऑप्शन में जहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, देन, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो जो ये पेयरिंग है ये बहुत हेल्पफुल हो जाती है आपको बताने के लिए कि हाँ इसको आइदर के साथ हम कैसे और यूज़ कर रहे हैं, नाइदर के साथ नोर हम कब यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितने बताई, 6, 7। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम हार्डली या स्कार्सली, ये भी बहुत आता है। ये जो है हार्डली और स्कार्सली, ये बीटीसी का यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें ज़रूर मिलेगा ये हार्डली और स्कार्सली। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, व्हेन। ठीक है, मान लो क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी हार्डली या स्कार्सली लगा है तो उसके साथ हमें क्या वर्ड यूज करना है, व्हेन यूज करना है। देखते ही एक और कहीं पे भी सो दैट दिखे, क्या दिखे, सो, कहीं पे भी हमको वर्ड दिखे सो तो हम इसके साथ क्या यूज कर सकते हैं, दैट, सो दैट। और आपको पता भी होगा जो ये सो दैट होता है इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, ताकि, ताकि बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो सो के साथ दैट, और एक लास्ट वर्ड या लास्ट पेयरिंग और लिख देता हूँ, सच। क्या, सच। तो सच के साथ भी हमको क्या यूज करना है, दैट। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बताया कि ये जो पेयरिंग जो चल रही है, अब यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा 8 तक कि सो के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट। इसी तरीके से मैं यदि एक और की बात करूँ तो सच, तो सच के साथ भी हमको क्या वर्ड यूज करना है, दैट। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग है ये पेयरिंग हमको इस तरीके से यूज़ करनी है कि हमें सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे और साथ में इनमें से कोई सा एक वर्ड आएगा, जो लेफ़्ट साइड लिखे हुए इनमें से कोई भी एक वर्ड आएगा और जो राइट साइड लिखे हुए इसमें से हमको उनको फिल करना होता है। तो डायरेक्ट आइदर के साथ हमको क्या लगाना है, और लगाना है, नाइदर के साथ हमको
नोर लगाना है, बोथ के साथ हमको एंड लगाना है, बिटवीन के साथ भी एंड लगाना है, वेदर के साथ और लगाना है, नो सूनर बोथ आते हैं, नो सूनर और हार्डली स्कार्सली। मोस्टली जो क्वेश्चन यदि पेयरिंग की यदि मैं बात करूं तो आपको आइदर नाइदर, नो सूनर और हार्डली स्कार्सली इन्हीं में से देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें से मोस्टली ऐसा नहीं होता कि भाई आएंगे नहीं, आ सकते हैं, बट 70 to 80% जो है वो किस में से देखने को मिलेंगे, आइदर नाइदर, नो सूनर और हार्डली और स्कार्सली। एक मिनट रोकिए। ठीक है, तो अब ये जो 9th पेयरिंग मैंने बताई है आपको, सच दैट, तो ये जो नो की नो जो पेयरिंग मैंने बता दी आपको, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। आप अपनी बुक से या कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आप इस पेयरिंग के यदि आपको सवाल दिखे, क्वेश्चन दिखे, सेंटेंस दिखे, आप उनको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा और जो 2-3 हमारे पास और कंजंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसी के साथ एक वर्ड, एक कंजंक्शन होती है सो दैट। मैंने अभी भी लिखी थी, पहले भी सो दैट, थोड़ी देर पहले लिखी थी सो दैट। तो सो दैट का जो मैंने हिंदी में अर्थ बताया था वो बताया था ताकि बताया था सो दैट का। तो सो दैट मतलब ताकि क्या हुआ, किसी तरीके से पर्पस, मतलब भाई किसी उद्देश्य के लिए, जब कुछ उद्देश्य होगा तभी तो वहाँ पे सो दैट हम यूज़ करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तभी तो समझ में आएगा कि भाई सो दैट को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। वी आर मतलब वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, हार्ड मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं, सो दैट ताकि, वी में क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, सेंटेंस मैंने क्या लिखा, वी आर स्टडिंग हार्ड सो दैट वी में क्लियर द एग्ज़ाम। भाई हमको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि, भाई ताकि वर्ड यूज़ करा, भाई सो दैट यूज़ किया है, ये यहाँ पे वही वाली पहली, ये क्या है फर्स्ट क्लोज, और ये जो वी में क्लियर द एग्ज़ाम ये क्या है सेकंड क्लोज। तो फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम वर्ड्स जो यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो सो दैट भी क्या हुआ, एक कंजंक्शन हुई, और सो दैट कंजंक्शन लगने के बाद ये वर्ड हो गया हम पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे से ताकि हम उस पेपर को या उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। अब सो दैट की यदि मैं बात करूं, आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि सो दैट के बेस पे एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आपको कहीं भी सो दैट दिखे तो उसके साथ मोस्टली हम मे या माइट वर्ड यूज़ करेंगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है वी आर स्टडिंग हार्ड सो दैट, इसके बाद मैंने लिखा है ना वी में लिखा है, तो कहीं पे भी आपको सो दैट या ताकि दिखेगा तो उसके साथ हमको क्या यूज़ करना है, मे। एरर में कई बार क्या होता है कि मे की जगह या माइट की जगह कुड, इसको मोडाल्स बोलते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to, ये क्या होते हैं मोडाल्स होते हैं। तो जो ये मोडाल्स होते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, कैन मतलब सकना, एक कर सकते हैं, वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। तो जो ये मोडाल्स है, कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी सो दैट दिखे तो उसके साथ जो मोडाल यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, मे या माइट। इसके अलावा कोई सा भी मोडाल यूज़ नहीं होगा।
ये कंजंक्शन मैंने लिखी है लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या बोलना है मैंने, कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं भी सेंटेंस के अंदर हमको लेस्ट दिखे, LEST लेस्ट, तो उस टेंस में कभी भी हमको नोट नहीं दिखेगा। यदि नोट दिखा है तो इसका मतलब क्वेश्चन या सेंटेंस क्या है, एरर की फॉर्मेट में आएगा। तो हमको उस एरर की फॉर्मेट में उसको नोट को क्या करना है, हटाना है। यदि एरर की फॉर्म में आ गया लेस्ट, तो इसका मतलब उसमें से हमको नोट को हटाना है। एरर की फॉर्मेट में ना आया तो उसके बाद हमें क्या होगा, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई समझ तो तभी आएगा ना जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। डू नॉट प्ले इन द डस्ट मतलब लेस्ट, मतलब क्या होगा, डू नॉट प्ले इन द डस्ट लेस्ट you may not fall in मतलब बीमार। क्या लिखा है, डू नॉट प्ले इन द डस्ट, मतलब डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल मिट्टी, मतलब धूल मिट्टी में नहीं खेलना, नहीं तो यू मे नॉट फेल, तुम क्या होगे, बीमार पड़ जाओगे। पहली चीज, अब मैंने ऊपर दो रूल लिखे इसके, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या लिखा है कि जो भी सेंटेंस लेस्ट आएगा जिस सेंटेंस के अंदर, उसमें हमको एक तो ये नोट यूज नहीं करना, नोट नहीं आएगा। यदि एरर की फॉर्मेट में आएगा तो क्या आएगा, नोट दिया रहेगा, तो हमको इसको नोट को हटाना है। दूसरा, जब हमको ये लेस्ट दे दिया तो हमको ये में नहीं लगाना, क्या लगाना है, शुड। हमको क्या लगाना है, शुड। तो जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट इसी बेस पे आएंगे कि आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा लेस्ट, LEST, लेस्ट देखने को मिलेगा। तुरंत हमको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन में देखेंगे कि कहीं पे शुड लिखा है, तो जहां पे भी शुड लिखा होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, सही। तो आज इस क्लास के अंदर हमने क्या सीखा, कंजंक्शन। कंजंक्शन के अंदर हमने काफ़ी रूल्स पढ़े। मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि हमने आज पूरी क्लास के अंदर कंजंक्शन में क्या पढ़ा है। भाई कंजंक्शन का पहला रूल बोलता है कि यदि कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो उस सेंटेंस के अंदर हमें कभी भी दोबारा से कोई दूसरी कंजंक्शन यूज नहीं करनी। सेकंड रूल क्या बोलता है कि हमको कुछ अपोजिट सेंसेस मिलेगी। अपोजिट मतलब विपरीत। तो जब विपरीत सेंस मिलेगी तो उसके लिए मैंने वर्ड्स बताए थे, कौन कौन से, व्हाइल, बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, दो और ऑल्दो। ये क्या बताइए, ये बताइए जब कभी भी हमको अपोजिट सेंस मिलेगी। उसके बाद हमको सेम सेंस पढ़ी है हमने, कौन से वाली, जैसे एंड, एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनसे भी महत्वपूर्ण मैंने जो रूल नंबर 4 बताया, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए आप, पेयरिंग। आप पेयरिंग याद कर लीजिए तो आपका जो ये BTC का 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उसमें पक्का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कौन सा, पेयरिंग याद करके जरूर जाए। आप पेपर देने के लिए जा रहे हो तो पेयरिंग आपकी याद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी, तुरंत आंसर आपके पास अवेलेबल रहेगा। कौन सा, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, वेदर के साथ भी और, एंड के साथ, सॉरी बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ भी एंड, और 2 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताए थे। कौन कौन से, एक तो पहले बताया था नो सूनर, नो सूनर के साथ देन, और दूसरा बताया था हार्डली या स्कार्सली, उसके साथ क्या बताया था, व्हेन। तो जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वो उसी
उसी पे बिहाफ पे आएंगे, उसी पे रिलेट करके आएंगे। तो आपको ये पेयरिंग याद करके जरूर जानी है, ताकि आप कंजंक्शन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस गलत ना करें। उसके बाद जो आता है इसमें से ही लेस्ट आता है। और एक मैंने बताया था और बताया था ना, जिसमें हमको या एक मीनिंग या दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, वरना। तो इसलिए एक और पढ़ के जाना है। और जितने भी रूल्स आज इस क्लास के अंदर बताए गए हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आपके पास जो भी मटेरियल है पढ़ने के लिए अवेलेबल आपके पास होगा, कोई बुक्स होगी, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या मॉडल पेपर हो या कुछ भी हो, तो उससे आप आज कंजंक्शन को करके देखिए। आपको कोई भी सेंटेंस, कोई भी कुछ भी उसमें समझ नहीं आ रहा है रिलेटेड टू कंजंक्शन, कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको जल्द से जल्द उनके जो आंसर्स है आपको हम प्रोवाइड कर सके। आशा करता हूँ ये हमारी क्लास आज की आपको समझ आई होगी। और आपको आगे से जितने भी मैंने स्टार्टिंग में आपके यहाँ पे क्या लिखी थी, सिलेबस लिखा था, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स थे हम आपको बहुत डीपली बताएंगे, ताकि हम जब आपके लिए यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट का बैच लेके आए, तो हमें आपको स्टार्टिंग से ना बताने की जरूरत पड़े, ताकि आप समझें कि हाँ ये एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा है, ये रूल तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो उसको देखते हुए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आप सिर्फ एक बीटीसी कंप्लीट करके ही नहीं तैयार हो पाओगे। टीचर बनने के लिए आपको अभी 2 फेज और लगेंगे, पहला यूपी टेट, दूसरा सुपर टेट। तो यूपी टेट भी क्लियर करना है आप सभी को और सुपर टेट भी। तो उन दोनों को क्लियर करने के लिए आपके पास आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। तो उस बेस को हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे, ताकि आपकी सभी क्वेरीज हम कंप्लीट कर पाए। और साथ में मैं लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपको आगे अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाएं, ताकि आपको चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करो, सी टेट की करो या सुपर टेट की करो, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो अपना 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छा अपनी परफॉर्मेंस हर एक एग्ज़ाम में दे पाएँ। तो इसी के साथ मैं आज की ये क्लास ख़त्म करता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।